लेजी कैटलिस्ट। तो आज हम करेंगे टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टर्म से वॉलेटाइल से, ठीक है। वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स। मैं आपको इसमें लास्ट वीडियो में इसका डिफरेंस बता चुकी हूँ कि वॉलेटाइल कंपाउंड्स वो होते हैं जो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और नॉन वॉलेटाइल जो वेपराइज नहीं हो सकते, ठीक है। तो सबसे पहले इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझने के लिए ये दो चीजें समझ लो। कंसीडर करते हैं कि हमने वॉलेटाइल सॉल्वेंट लिया है और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लिया है, ठीक है। हमें पता है कि जो अगर मैं इस वॉलेटाइल लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दूं, ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कि वेपर प्रेशर क्यों कम होगा मैं वो समझाऊंगी। हमारे को क्या है कि ये प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो हमारे सॉल्यूट के नेचर पे नहीं डिपेंड करती, सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज जो नेचर पे नहीं डिपेंड करती सॉल्यूट के, सिर्फ किस चीज पे करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या हुई, दोज प्रॉपर्टीज which do not depend upon the nature of a solute but depends upon the number of solute particles is known as colligative properties, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, वो चार प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले आता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। सेकेंड आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फोर्थ आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हम एक एक करके सारा अच्छे से करेंगे। इनकी पहले डेरिवेशंस भी आएंगी, ठीक है, ग्राफ्स भी हैं और फिर न्यूमेरिकल्स हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर लास्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो मैंने ये बताया था ना कि जब हम जो हमारा सॉल्वेंट है वो अगर वॉलेटाइल है और उसमें मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले लूँ तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब क्यों कम होता है उसका रीजन समझना अच्छे से, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो हमने क्या किया, वॉलेटाइल सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, ये सॉल्वेंट है और ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। अब आपको पता है कि जो वेपर प्रेशर है, मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था वेपर प्रेशर के बारे में, कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है कि जब ये वेपर्स बन जाते हैं, जब हमारे जो ये सॉल्वेंट है जो वॉलेटाइल है जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो जो ये वेपर्स हैं वो प्रेशर लगाते हैं हमारे लिक्विड पे, ठीक है। तो ये जो प्रेशर लगाते हैं लिक्विड पे उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो मतलब प्रेशर कौन लगा रहा है, वेपर्स प्रेशर लगाते हैं, किस पे लगाते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट पे, ठीक है। ये चीज समझ आई। अब देखो अगर मैं बोलूं कि मैंने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स डाल दी, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स डाले तो क्या सॉल्यूट का वेपर प्रेशर होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे को पता है कि नॉन जो वॉलेटाइल सॉल्यूट्स हैं वो तो वेपर्स में कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। तो सिर्फ जो वेपर्स ऊपर प्रेजेंट होंगे वो किसके होंगे, सिर्फ सॉल्वेंट के होंगे, सॉल्यूट के नहीं होंगे। तो हमारे को क्या पता चला कि जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से है, ठीक है। ये तो पता चल गया सॉल्यूट वहां पे है बट सॉल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर नहीं है। अब देखो हमारे को पता है कि जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। सरफेस पे जितने भी लिक्विड पार्टिकल्स होंगे वो सारे पहले वेपराइज होते हैं, फिर नीचे वाले होते हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है, सरफेस फिनोमिना होता है। तो जो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे सरफेस पे आ जाते हैं, ये लिक्विड सरफेस पे आके जब वो लिक्विड के सरफेस पे आ जाएंगे तो लिक्विड के पास क्या होगा, कम जगह रह जाएगी एस्केप होने के लिए, वहां से वेपराइज होने के लिए। तो वहां पे क्या होगा, लिक्विड जो है वो थोड़ा ही वेपराइज हो पाएगा, सिर्फ जो थोड़ी थोड़ी जगह पे जहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है सिर्फ वो वहां से वेपराइज हो पाएगा। अगर वेपर्स कम होंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स हम सॉल्यूशन में डाल रहे हैं,
ठीक है। तो उसके कारण क्या है, जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया हमारा, कम हो गया। ये चीज समझ आई, ठीक है। अब देखो हमने कंसीडर करते हैं ये सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ए से, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ बी से, ठीक है। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, एक्स ए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। और सॉल्यूट के क्या होंगे, एक्स बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में वो कितना होगा, पी नॉट, क्योंकि जब ये सॉल्वेंट प्योर था, मतलब उसमें जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ये वाले डाले ही नहीं थे, तो उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का वो कितना था, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का था ना, तो मतलब ये क्या है, प्योर स्टेट, ठीक है। और हम टोटल वेपर प्रेशर जो पूरे सोल्यूशन का है, टोटल प्रेशर वो क्या मैं कंसीडर कर रही हूँ, पी, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा सॉल्यूशन मैंने बनाया है, इस पूरे सोल्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, एक तो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो जो वेपर प्रेशर है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, सिर्फ लिक्विड पर डिपेंड करेगा ना, क्यों, क्योंकि ये तो नॉन वॉलेटाइल है, तो इसके तो वेपर्स ही नहीं जब बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी नहीं होगा इसका कुछ ना कुछ। तो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ वॉलेटाइल सॉल्वेंट पे। तो वॉलेटाइल सॉल्वेंट क्या है हमारा, ए। तो जो मेरा टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट तो वेपर्स में कन्वर्ट ही नहीं होगा, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ ने क्या बोला था कि किसी का भी अगर वेपर प्रेशर, कोई भी वॉलेटाइल जो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है कोई भी वॉलेटाइल, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट। तो मेरे पास ये आ गया, क्योंकि सॉल्वेंट वॉलेटाइल है तो सॉल्वेंट के लिए मेरे पास रॉल्स लॉ लगाया। तो रॉल्स लॉ में क्या आया कि जो वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इनटू द वेपर प्रेशर इन अ प्योर स्टेट ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ ये आ गया। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मेरे को पता है पी ए जो है वो पी के इक्वल है, तो मैं पी इज इक्वल्स टू एक्स ए, पी ए नॉट भी लिख सकती हूँ इसे, ठीक है। क्यों, क्योंकि पी ए जो नॉट है, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो जो हमने क्या पढ़ा था कि जो वेपर प्रेशर है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर स्टेट। अब एक चीज समझना, एक तो मैं बात कर रही हूँ सिर्फ सॉल्वेंट की, एक मैं बात कर रही हूँ सॉल्यूशन की, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है, वॉलेटाइल है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या है, पी ए नॉट। सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी, और सॉल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, इसके कारण इसका प्रेशर क्या है, पी ए, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, कौन सा वेपर प्रेशर ज्यादा है, इन दोनों में से सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इस वाले में जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूट का आ गया, सॉल्यूट ने इसका वेपर प्रेशर कम कर दिया। मैंने अभी समझाया था यहाँ पे कि सॉल्यूट के जब वेपर्स बने ही नहीं, वो इस सरफेस पे आ गए, तो जिसके कारण वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो पी ए नॉट जो है वो ग्रेटर है पी ए से, ठीक है। तो हमारे पास लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, यही होता है द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट माइनस द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। तो मेरे पास डिफरेंस क्या आया, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी ए, क्योंकि पी ए ग्रेटर है, पी ए नॉट ग्रेटर है पी ए से, ये आ गया। अब मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो मेरे पास डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी ए की वैल्यू क्या थी, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, एक्स ए पी ए नॉट, ठीक है। तो मैं यहाँ से पी ए नॉट कॉमन ले सकती हूँ, पी ए नॉट 1 माइनस ऑफ एक्स ए। अब आपको ये भी पता है कि जो एक्स ए प्लस एक्स बी होता है किसके इक्वल होता है, 1 के। मैंने बताया था उस दिन की जो सॉल्यूशंस हैं उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो मेरे पास यहाँ से 1 माइनस एक्स ए किसके इक्वल आएगा, एक्स बी के। ये देखो 1 अगर इधर आया तो 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स बी, तो मैं यहाँ पे एक्स बी लिख सकती हूँ। तो क्या आएगा, पी ए नॉट एक्स बी। तो जो मेरे पास डिफरेंस इन वेपर प्रेशर आया है वो किसके इक्वल आया है,
पी डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स बी। तो यानी कि जो वेपर प्रेशर है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके किसके एक्स बी, देखो सॉल्यूट की। समझ आया? अब इसको अगर मैं ओपन करके लिखूंगी, देखो डेल्टा पी क्या था मेरे पास, पी ए नॉट माइनस पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट। अच्छे से समझना है इसको, बहुत इजी सी चीज है। अब देखो ये क्या है, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, कि मेरे पास जब प्योर सॉल्वेंट था तब तो वेपर प्रेशर इतना था, बट जैसे ही मैंने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो उसमें वेपर प्रेशर कम हो गया। तो कितना कम हुआ, वही तो पूछा हमने, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वही तो बता रहे हैं कि जैसे ही मैं उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगी उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब कितने से कम हुआ, जब इसको हमने आंसर निकाला तो वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रहा है वो किसके कारण हो रहा था, सॉल्यूट के कारण हो रहा था ना। तो ये मेरे पास आ गया, ये देखो मैंने प्रूव कर दिया कि हाँ सॉल्यूट के कारण ही जो मेरा वेपर प्रेशर है वो कम हो रहा है, क्योंकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, आगे समझिए चीज। तो हम ये क्या बोल सकते हैं, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे तो डिपेंड कर ही रही है, दैट मीन्स लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो बात सारी समझने वाली हुई डेरिवेशन। अब इसमें जो न्यूमेरिकल आता है वो आता है आपको, देखो वो भी निकालो, बहुत इजी सा है। क्या है हमारे पास लास्ट में कि जो डेल्टा पी है यानी कि पी ए नॉट माइनस पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स बी। ये एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आता है निकालना। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। यही होता है फॉर्मूला। मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखनी है, नीचे उन दोनों को नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर देना है। ठीक है, अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास को मैं रिप्रेजेंट, जो मॉलिक्यूलर मास है उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ कैपिटल एम से, और जो उसका गिवन मास है उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यानी कि उसका वेट जो है वो कितना है डब्ल्यू से कंसीडर कर रही हूँ। तो बी का कितना होगा ये, और एन ए का कितना होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए, इसको इधर ले आऊँ, अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू एक्स बी। तो एक्स बी की वैल्यू क्या आई है, पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू एक्स बी की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू पुट करो, एन बी कितना है, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए, सॉरी एम आएगा, ये मॉलिक्यूलर मास है ना, एम एम प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, यही आया यहां से। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब हम क्या बोलते हैं कि जो हमने जो ये सॉल्यूशन लिया था ये हमने डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है कि हमने वहां पे क्या डाल दिया, ज्यादा सॉल्वेंट डाल दिया एज कंपेयर टू सॉल्यूट। क्योंकि याद रखना कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हमने सॉल्यूट ज्यादा डाल रखा हो। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो। डाइल्यूट हम कब बोलते हैं, जब उसमें पानी डाल देते हैं, हम यही बोलते हैं ना कि किसी चीज को अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन उसको डाइल्यूट कर दो तो हम क्या करते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर भी क्या किया, जैसे ही मैं बोल रही हूँ कि मैंने सॉल्यूशन डाइल्यूट कर दिया तो दैट मीन्स कि मैंने वहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा डाल दिया। तो जब सॉल्वेंट ज्यादा डाला तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गए एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये चीज नेग्लेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि वैसे भी अपॉन में है ये चीज, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू हो जाएगी तो इसको नेग्लेक्ट करती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी। इसको आता है ना ओपन करना, क्योंकि ये तो चीज हट ही गई है, नेग्लेक्ट ही कर दी है ये चीज तो मैंने। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम ए मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ए एम ए, पर एम ए आएगा क्योंकि नीचे डिवाइड में है। ठीक है, डब्ल्यू। तो ये है फॉर्मूला जो आपका कहाँ पे यूज होता है, न्यूमेरिकल्स में, या मॉलिक्यूलर मास के लिए आता है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या कर दिया मैंने, ये डी है यहाँ पे भी, है ना। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास आता है आपको सॉल्यूट का निकालने के लिए, तो आप इसको इधर उधर शिफ्ट करके निकाल सकते हो। तो मेन आपका फॉर्मूला ये है जो हम यूज करते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, आगे समझ। अब इसका न्यूमेरिकल देख लो। एक फॉर्मूला याद रखना, जितने भी कॉन्सेप्ट, बहुत इजी सा है, कुछ नहीं है, एक स्टोरी टाइप ही है कि हाँ आपने पहले वॉलेटाइल सॉल्यूट था, फिर आपने उसमें नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल सॉल्वेंट था, फिर आपने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, जिसके कारण क्या हुआ, उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। क्यों? क्योंकि वो उसके सरफेस पे आ गया। जैसे ही वो उसके सरफेस पे आया, उसने सॉल्वेंट को एस्केप ही नहीं होने दिया, एस्केप नहीं हुआ तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। is made by dissolving 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। देखो आपको दे दिया ना, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड 90 ग्राम इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, फिर क्या बोला है, द वेपर प्रेशर में गिवन लिख रही हूँ। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 2.8 किलो पास्कल एट 298 केल्विन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर is 3.64 किलो पास्कल। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास। मोलर मास निकालने के लिए आपको बोला है किसके, सॉल्यूट का, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इजी है। देखो क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन बोला है, अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का क्या गिवन है, मास गिवन है, यानी कि WB गिवन है इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर का भी मास गिवन है, तो ये क्या है, WA। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है 2.8 किलो पास्कल एंड वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर वाटर इज 3.64 किलो पास्कल। और क्या बोला है, मोलर मास निकालने के लिए बोला है। तो मैंने जो अभी लास्ट में फॉर्मूला करवाया है वो यही तो है। देखो उसमें सब कुछ गिवन है, PA0 भी गिवन है, PA भी गिवन है, WB भी गिवन है और WA भी गिवन है। और आपको बोला क्या है निकालने के लिए, मोलर मास। मोलर मास को किससे रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल M से, किसका, सॉल्यूट। तो यानी कि आपको MB फाइंड आउट करना। ठीक है, तो लगाए फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला हमारे पास, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय MA अपॉन WA। यही था फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास क्या आया था। अच्छा ये भी याद रखना, जो ये वाली टर्म होती है ना, जो ये पूरी लिखी है, इसी को हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और जिसमें जो डेल्टा P बताया था मैंने, डेल्टा P इज इक्वल्स टू PA0 माइनस PA, इसको बोलते हैं हम, वो था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये पूरी टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, लगा दिया फॉर्मूला। देखो क्या क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट कितना है, 3.64 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज 2.8 अपॉन 3.64 इज इक्वल्स टू, अब WB क्या है, ये सॉल्यूट का है और ये क्या किसका था, सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉल्यूट का कितना है, 30 मास गिवन है, अपॉन ये निकालना है, इज मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास क्या है आपको, सॉल्वेंट क्या गिवन है, वाटर। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 2 into 16, 2 plus 16 दैट इज 18। तो 18 मल्टीप्लाइड बाय वेट कितना गिवन है वाटर का, 90 ग्राम। तो ये आ गया, बस ये तो सॉल्व ही करना है आप। ठीक है, हमारे को क्या बोला था, मोलर मास बोला था सॉल्यूट का निकालने के लिए, सब कुछ गिवन था। देखो कैसे पता चलेगा कि आपने यही फॉर्मूला लगाना है, आपको वहां पे गिवन है कि वेपर प्रेशर आपको प्योर का भी दे दिया और सॉल्यूशन का भी दे दिया।
वेपर प्रेशर की तो एक ही टर्म है, जो नेक्स्ट आएगी वो उसमें क्या है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट गिवन होगा, किसमें फ्रीजिंग पॉइंट गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, वेपर प्रेशर, तो कौन सा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का लगाया फॉर्मूला। तो हमारे पास ये सॉल्व करके आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आएगा 0.84 अपॉन 3.64 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन MB, ठीक है। तो मेरे पास MB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 26 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल क्यों है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास निकाला है सॉल्यूट, ठीक है। आगे समझिए। अब नेक्स्ट करते हैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसमें वेपर प्रेशर था, वो टर्म खत्म हो गई है, ठीक है। उतना ही है उस वेपर प्रेशर में, पहले उसके डेरिवेशन है और एक मॉलिक्यूलर मास वाला ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन को बॉइल करते हो तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब जैसे मैंने कोई सॉल्यूशन लिया, कोई भी वाटर वगैरह कुछ भी मैंने लिया, मैं अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो जो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट का वो टेम्परेचर आएगा, वो कैसे आया कि जब ये वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, वाटर जब वेपर्स में कन्वर्ट हुआ तो जो इसका वेपर प्रेशर था वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जैसे ही इक्वल हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एट विच द वेपर प्रेशर become equal to atmospheric pressure is called boiling point। अब देखो क्या है, अब इजी टर्म में समझो क्या है। मैंने क्या किया, वही सेम है, वेपर प्रेशर तो आपको अच्छे से समझ आ गया ना, वही सेम लिया मैंने, एक लिक्विड लिया जिसमें जो लिक्विड है वो क्या है, वॉलेटाइल है, उसमें मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स डाल दिए, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जैसे हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है उस सॉल्यूशन का। तो अब देखो जैसे ही इसका अगर वेपर प्रेशर कम हुआ तो क्या ये जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो यहाँ पे ये वेपर प्रेशर है, ठीक है, इसका जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, इसका वेपर प्रेशर हो गया कम, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जैसे ही इसका वेपर प्रेशर कम हुआ तो क्या ये जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो पाएगा, नहीं होगा ना। तो मतलब इस टाइम पे जब इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो इस टाइम पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको और भी ज्यादा हीट करना पड़ेगा कि इसके जल्दी जल्दी बहुत सारे वेपर प्रेशर बने, जिसके कारण ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए और मेरे पास क्या आ जाए, एक बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, ठीक है। तो याद रखना कि एक है प्योर सॉल्वेंट और दूसरा क्या है, सॉल्यूशन जिसमें क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट है TB नॉट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को TB प्योर के लिए, इसलिए नॉट लगाया। इसका सॉल्यूशन क्या है, TB। तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट में से किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अभी बताया क्यों, क्योंकि इस वाले केस में मेरे को इसको बहुत ही ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर तो कम बन रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूट के तो वेपर प्रेशर बनना ही नहीं है ना, सॉल्यूट के कारण तो कोई प्रेशर लग ही नहीं रहा है, तो किसके कारण लग रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट के कारण। तो इस केस में सॉल्यूट ने उसकी जगह ले ली और सॉल्वेंट को ऊपर ही नहीं जाने दे रहा, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। तो उस टाइम में वेपर प्रेशर जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं हो पाएगा, तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा कि जल्दी से इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। तो जब मैं बहुत ज्यादा हीट कर रही हूँ तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये चीज समझ आ गई अच्छे से। अब देखो, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं,
वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, ये है मेरा सॉल्वेंट का, क्योंकि हम क्या बोलेंगे कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि हम वेपर प्रेशर क्या है कम इसका, तो ये मैंने ले लिया सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, ये मैं पॉइंट ले रही हूँ, इस पॉइंट पे सॉल्वेंट के इस पॉइंट पे क्या है कि इस एक्स कोई भी ले लो, एक्स वाई जेड कुछ भी, इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टीबी नॉट। ठीक है, और सॉल्यूशन का जो है वो इस पॉइंट पे जाके हुआ है, इस पॉइंट पे जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हुआ है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो रहा है, इसका ज्यादा है, टेम्परेचर इधर को जा रहा है, तो इसका ज्यादा, तो मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, इतने ही है, इसमें और कुछ ज्यादा कोई चीज नहीं है, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे पता चलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है किसका कम है, एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो जो न्यूमेरिकल यूज होता है इसमें, आपको बॉइलिंग पॉइंट की अच्छे से डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बस एक मेन। ठीक है, तो जो ये हमने लिखा था ना, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस ऑफ टीबी नॉट, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वहां डिप्रेशन इन था, फिर उसमें वेपर प्रेशर सॉरी क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, तो वेपर प्रेशर कम हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिवेशन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ही मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डाल रही हूँ, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या एकदम से बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि सॉल्यूशन का ज्यादा है और सॉल्वेंट का कम है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब जो न्यूमेरिकल है वो देखो वहां पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या कंसीडर किया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि डेल्टा टीबी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलल कंसंट्रेशन, यानी कि मोलालिटी पे डिपेंड करता है जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों मोलालिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोला कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, मोलालिटी, क्योंकि स्मॉल एम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलालिटी से। ठीक है, अब मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, ये तो करवाए हुए, मोलालिटी कैसे निकालते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से, तो गिवन मास WB, मॉलिक्यूलर मास MB। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अपॉन में क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से, तो मास कितना होगा सॉल्वेंट का, यानी कि वेट की बात कर रहे हैं, तो WA मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, तो ये आ गया मोलालिटी। अब क्या था, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, जब प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगी तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू KB इंटू एम। जो ये KB है ये कांस्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। क्या है, मोलर, क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। और इसकी जो यूनिट्स है वो है kg पर मोल। ठीक है, ये मैं आपको भी बताऊंगी कहाँ से आया, पहले ये लिख लो। ठीक है, अब देखो मैं वैल्यू पुट करती हूँ, मोलालिटी की जो वैल्यू थी मैं वो यहाँ पे पुट करती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू KB मल्टीप्लाइड बाय WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन WA। तो ये मेरे पास फॉर्मूला किसका आ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको फॉर्मूला वहां पे यूज करना है जब आपको सारी वैल्यूज गिवन होंगी और आपको बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का बताओ। ठीक है, तो वहां पे ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू KB, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। ये किसका है, जो भी आपको वहां पे कोई सॉल्यूट गिवन होगा ना
उसकी वैल्यू निकालने के लिए होगी। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास होगा गिवन सॉल्यूट का, और यहाँ पे जो भी सॉल्वेंट होगा उसका मास लेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल देखो। अच्छा, ये वाली वैल्यू देखो कहाँ से आई है, यूनिट्स कहाँ से आई है। जो डेल्टा टीबी है अपॉन एम इज इक्वल्स टू के, ये लिख सकती हूँ क्योंकि केबी की वैल्यू निकालनी है ना, तो केबी को क्या किया, उधर रखा है, इनको इधर लिया। डेल्टा टीबी ये क्या है, टीबी मीन्स टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको रिप्रेजेंट करती हूँ केल्विन से। मोलालिटी की यूनिट्स क्या होती है, मोल पर केजी, मोल है ना, मोल पर केजी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा केजी पर मोल। ठीक है, क्योंकि जब मोल ऊपर गया तो पर मोल बन गया, केजी ऑलरेडी पर केजी है तो ऊपर जाके क्या हो गया, केजी मोल। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल देखो। देखो ये है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या है, अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जो है उसको क्या है, मिथाइल सैलिसिलेट है। इन्होंने क्या बोला कि हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जिसमें 1.25 ग्राम मिथाइल सैलिसिलेट को हमने 99 ग्राम ऑफ बेंजीन में डाला। ठीक है, तो मतलब ये क्या गिवन है हमें, सॉल्यूट यानी कि बी, और ये क्या है हमारा सॉल्वेंट यानी कि ए। ठीक है, हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 30.1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, यानी कि टी बी गिवन है। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सेम वही है, आपने क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, यानी कि एम बी फाइंड आउट करना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन मतलब प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, यानी कि टीबी नॉट प्योर सॉल्वेंट का गिवन है, और आपको केबी की वैल्यू भी दे दी। तो हम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, पता चल जाएगा ना। बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दे दिया, बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ पे वेपर प्रेशर गिवन था तो वेपर प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था हमारा, डेल्टा टी, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी मीन्स टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल्स टू एम, पहले के लिख लेते हैं, केबी इनटू डब्ल्यू बी multiplied by 1000 upon WA multiplied by WA and M। ठीक है, अब वैल्यूज निकालो। TB यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 80.31 माइनस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट मतलब बेंजीन कितना है, 80.110 डिग्री सेल्सियस, इज इक्वल टू केबी कितना है, 2.53 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है, मोलर मास नहीं, वेट है ये, गिवन मास वाला, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास गिवन है आपको, मोलर मास निकालना है mb, और हमारे को सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है, 99 ग्राम। बस सब कुछ ही गिवन था, एक चीज हमें निकालनी है। ठीक है, बस ये याद रखना कि ये सॉल्यूशन का लेना कि कौन सा सॉल्यूशन का, तो याद रखना कि अगर आपको बेंजीन बोला है तो मतलब वो प्योर बेंजीन है, मतलब प्योर सॉल्वेंट। अगर ऐसे सॉल्यूशन का दिया है तो मतलब टी बी इज फॉर सॉल्यूशन, और जैसे ये जो नॉट लगाते हैं फॉर प्योर लगाते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा वैल्यू जो हमारे पास सॉल्व करके आएगी, आप ये सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, काफी ज्यादा लंबी कैलकुलेशंस थी, तो इसको सॉल्व करके आया है हमारे पास 152.1 ग्राम पर मोल। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट्स क्या होती है, ग्राम पर मोल, तो मेरे पास क्या आ गया 152.1 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये समझ आया। अब हमारी दो रहती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट और एक है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जैसे वो दोनों करेंगे उसके बाद एक वेंट ऑफ फैक्टर की इक्वेशन रहती है, उसका फॉर्मूला है, उसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स रह गए हैं, ये हम कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।